गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनीज का, और इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी हैविंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी में है और होल्डिंग कंपनी ने वो प्रेफरेंस शेयर भी सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए पढ़ें। इफ द होल्डिंग कंपनी हैज सम इन्वेस्टमेंट इन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, द कैरिंग अमाउंट of such investment along with carrying amount of investment in equity shares of subsidiary company should be set off against the holding company shares in the equity shares capital. The difference is treated as goodwill and capital reserve. फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से आता है, ये पढ़िए ज़रा। However, if subsidiary company has cumulative preference shares which are partly held outside the group, the holding company should compute the share of profit or loss of subsidiary after adjusting the subsidiary's preference dividend. देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो उस केस में कंसोलिडेशन करते वक्त आपको बोला जाता है कि आप जो प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हो अथवा ना हो, आप डिविडेंड का इम्पैक्ट दिखा दें, ये चीज़ कह रहा है। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अगर कभी भी आप सब्सिडरी कंपनी में कोई आपने इन्वेस्टमेंट ले रखा है, तो AS21 के हिसाब से उसे आप एलिमिनेट कर दें, और उसमें लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो प्रॉफिट आप अपने P&L से एडजस्ट कर लें। पढ़िए। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग CFS, डिवेंचर और सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड held by holding company should be eliminated. Profit or loss arising on elimination should be adjusted against profit or loss accounts of the holding company. No goodwill or capital reserve will be ascertained. ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ए और बी लिमिटेड की है। ध्यान से देखिए, ए और बी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट की डेट्स हैं वो आप देखिए ज़रा। ए बना रखी है इन्होंने 31 मार्च को, और वो है 31 दिसंबर की। यानी कि बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को हमें पहले 3 महीने आगे लेके आना होगा। ये 3 महीने के इसमें जो एडजस्टमेंट है उन्हें करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटीज है। ऑन 5 जनवरी सर्टेन इन्वेंट्रीज ऑफ बी लिमिटेड कॉस्टिंग 20,000 हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी ने 75% क्लेम दिया है। तो फ्रेंड्स, जो बी लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है, इसमें से इन्वेंट्री कम हो जाएंगी 20,000 की, और 75% का क्लेम आ जाएगा। ऑन 20 जनवरी A Limited sold goods to B Limited costing 1,50,000, ठीक है, एट एन इनवाइस प्राइस 20% above cost। आगे 50% ऑफ दोज गुड्स वर रीसोल्ड बाई B Limited to A Limited within 31st March. These were then sold by A Limited to a third party. As on 31st March 2017, B Limited owes 60,000 to A Limited in respect of those goods. Pre-acquisition profit of B Limited were 75,000 रुपीज़। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 2,05,000 है, इसमें से प्री एक्विजिशन वाला पोर्शन हट जाएगा। सो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि इसमें ये 3 महीने के एडजस्टमेंट भी आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम consolidated बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है।
फॉर्मेट पहले पूरा लिख लेते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नंबर 3 नॉन करेंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये आपका टोटल आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे ऊपर लिखेंगे हम नॉन करेंट एसेट्स, ए फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 इनटेंजिबल। ठीक है, 2 पे आ जाएगी आपकी करंट एसेट्स, इसमें ए इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, अब हम नोट की बात करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1 हमारा बनेगा ये कैपिटल प्रॉफिट का। वर्किंग नोट 2 ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट का। वर्किंग नोट 3 ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। वर्किंग नोट 4 ये हमारा टीएमआई, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये तो बनने ही बनने हैं, और इसके अलावा जो रहेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने कितने परसेंट शेयर ले रखे हैं ये देखें, 40,000 शेयर ले रखे हैं। इसका मतलब हमने 80% पैसा, 80% शेयर ले रखा है। प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में दे रखा है वो है 75,000। ठीक है जी, कितना है 75,000। तो पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए कैपिटल कितनी है 2,05,000 है। तो ये अप टू 31 दिसंबर 2016 तक का है। 2,05,000 में से आपका 75,000 कम कर दीजिए, तो ये बचता है 1,30,000। इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर 80%, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट शेयर 20%, 60,000, 15,000। ठीक है जी, अब आप लिखेंगे कि अमाउंट पेड कितनी की है आपने। अमाउंट पेड की है आपने 8 लाख रुपए, जिसमें से फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है 4 लाख, और शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट
ये आपका है 60,000, तो ये आया प्लस का 3,40,000, दैट इज योर गुडविल। सही है। यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, ये आ जाएगा आपका 1,00,000। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 15,000 है। अब शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट पे हमें काम करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए अब हमें इस वर्किंग नोट पे काम करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे चीज़ों को। देखिए, अब इन्होंने बताया है कि ऑन 5 जनवरी सर्टेन इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड कॉस्टिंग 20,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो एक तरह से 20,000 की ये हमारी इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई है और 75,000 का हमने 75% इसमें हमें क्लेम मिल गया है। ठीक है, तो अब ये एक एडजस्टमेंट ये आएगा। इसके बाद आपका है 20 जनवरी को ए लिमिटेड ने गुड सोल्ड किया है बी लिमिटेड को 1,50,000 का। ओके, जिसमें से 50% वापस इन्होंने सोल्ड कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये 2 ट्रांजैक्शन का हमारे पास इम्पैक्ट हमें लेना है। ठीक है, इस इम्पैक्ट के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। और कुछ है? On 31st March, B Limited owes rupees 1,60,000 in respect of those goods. अब ये लाइन इतनी अच्छी लाइन है, जैसे तो दिखने में बहुत सिंपल सी लिखती है, बट ये लाइन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ज़रा इसको मैं समझाना चाहूँगा, देखिएगा। अभी आप थोड़ा सा एक नोट समझाते हैं, उससे समझ में आएगा। चलिए, एक हम वर्किंग नोट 5 बना रहे हैं। प्रॉफिट अर्न बाय बी लिमिटेड फ्रॉम जनवरी 17 से मार्च 17। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्होंने परचेज किया है गुड्स फ्रॉम ए, कितने पे? एट 1,50,000 में 20% जोड़ दें, 1,80,000 पे। सोल्ड किया है हाफ ऑफ गुड्स टू ए, ये नहीं पता कितने पे देता है। सोल्ड किया कितने पे ये नहीं पता ना, लेकिन ये है कि नाउ अमाउंट ओज टू ए, ये 60,000 बचा है, ये गिवन है। इसका मतलब इन्होंने जो आधा माल बेचा था वो कितने पे बेचा? 1,20,000 पे। बात समझ में आई? 1,80,000 में खरीदा, आधा 1,20,000 में बेचा। सो प्रॉफिट कितना अर्न किया इसने? 1,20,000 की तो सेल प्राइस है और माल बेचा है इन्होंने आधा, तो ये बचता है 30,000 रुपये। प्रॉफिट अर्न किया इन्होंने 30,000 रुपये का।
ठीक है। सो प्रॉफिट जनवरी से मार्च के बीच में ये आ गया हमारा 30,000 रुपये। और लॉस बाई फायर ये आपका 5,000 है। 20,000 का आपका स्टॉक लॉस्ट हुआ और 15,000 का क्लेम मिल गया। सो 1,55,000 आपका ये रेवेन्यू प्रॉफिट बनता है। होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% है, एमआई का 20% है। तो 31,000 एंड 1,24,000। सो 31,000 हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा 1,46,000। ठीक है, पॉइंट एक एक करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये 1,46,000 ये आपका वर्किंग नोट 3 से आ गया, और इंटेंजिबल एसेट्स ये आपका वर्किंग नोट 4 से आया है 3,40,000। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सारे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। एक हमारा 10 शेयर कैपिटल का बनेगा, तो ये नोट 1 बना लेते हैं इसमें। ये हमारा शेयर कैपिटल का रहेगा। इसमें तो कोई ज़्यादा चेंज होना नहीं है। क्यों नहीं चेंज होना है? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के शेयर ही आपके शेयर कैपिटल बनेंगे। तो क्या लिखोगे? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये आपके 10 लाख आ गए। ये नोट नंबर 1 आ गया 10 लाख। अब ये नोट नंबर 2 है, वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान दीजिएगा, हमारा बैलेंस कितना है? हमारा बैलेंस है 4,50,000 का। सो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये है 4,50,000 प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमें मिला है 1,24,000 माइनस लॉस ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिवेंचर। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना कि डिवेंचर अगर कंपनी ने ले रखे हैं तो उसे पूरा एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन में लिखा था कंसेप्ट में। तो देखो 1,000 डिवेंचर खरीदे हैं, तो 1 लाख के डिवेंचर इन्होंने 1.5 लाख में खरीद लिए, तो 50,000 की ये लॉस आप ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए और भी एडजस्टमेंट ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि हाफ ऑफ द गुड्स तो बेच दिया, ये देखो कर से, तो हाफ ऑफ द गुड्स बचा है ना। और जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो वो आधा गुड्स कहाँ पे जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। तो इसमें जो अनरिलीज प्रॉफिट है $1,80,000 का हाफ, इसका 20/120, दैट कम्स टू 15,000। ये एडजस्टमेंट कर दीजिए। कैसे निकला? $1,80,000 इसका हाफ इंटू 20/120,
चलिए करेंगे तो 4,50,000 प्लस 1,24,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000, दैट कम्स टू 5,09,000। ठीक है, सो रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया 5,09,000 का। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे लिए अब इजीली हम अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर और नोट्स बनाने शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। अब हमारे सिक्योर्ड लोन में जो डिवेंचर्स आएंगे वो 13% डिवेंचर कितने रहेंगे? 13% डिवेंचर्स हमारे 2 लाख के आएंगे, इंटरओइंग वाले हट जाएंगे। ठीक है जी, इंटरओइंग वाले डिवेंचर हट जाएंगे। और क्या है बैलेंस शीट में देखिए, अब आपके हैं ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो अदर करंट लायबिलिटीज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज जुड़ जाएंगी 2,40,000। तो ये 2,40,000 जुड़ जाएंगे। ट्रेड पेबल के लिए हम नोट 3 बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ये हमारा नोट 3 बन रहा है किसके लिए? ट्रेड पेबल के लिए। ट्रेड पेबल ऑफ ए एंड बी। चलिए, ए लिमिटेड के ट्रेड पेबल जो थे वो थे 3,80,000 और बी लिमिटेड के ऑन 31 दिसंबर थे 80,000 और ड्यू टू ए लिमिटेड क्वेश्चन में दिया है 60,000 है, 1,40,000। तो ये हो गए हमारे 5,20,000 के। फिर इसमें से इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 60,000, तो 4,60,000 बचेंगे। ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड पेबल हमारे 4,60,000 के हो गए। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों जोड़ दें तो 6,50,000 प्लस 4,05,000, दैट विल बी 10,55,000। अब है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। सो नोट 4, दैट विल बी इन्वेंट्रीज। देखिए जरा इन्वेंट्रीज में क्या है। हमारी इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख एंड 3,50,000। ए लिमिटेड की हैं 2 लाख, बी लिमिटेड की इन्वेंट्रीज हैं 3 लाख की। इसके बाद इन्होंने परचेज किया है 1,80,000 का, सोल्ड कर दिया, ए से परचेज किया और ए को ही सोल्ड कर दिया आधा मटेरियल, तो इनका बचेगा 4,40,000। इस 4,40,000 में आग लग गई है कुछ, कितने की? 20,000 की, तो ये आया 420, 620। आपको याद है हमने अनरियलाइज प्रॉफिट हटाया था P&L से,
दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ, इन्वेंट्री पे जाएगा। तो 6,05,000 हमारी बैलेंस शीट में अब इन्वेंट्री बन के आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ये नोट 4 हो गया। नोट 5, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास ए और बी के कितने हैं, ए और बी के 1,50,000, 265, 4,15,000 है, जिसमें से इंटर ओइंग आपकी है 60,000 रुपये, जो ए को लेना बनता है और बी को देना बनता है। तो 3,55,000 आपके ये बचे जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो ये नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 3,55,000। एंड नोट नंबर 6 बनाइए आप किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। देखिए आपके पास कितने के कैश है, 80,000 और 1,05,000 की आपके पास कैश है। ठीक है, तो ए लिमिटेड की है 80,000, बी लिमिटेड की 31 दिसंबर तक तो थी 1,05,000, और इन्हें जो क्लेम रिसीव्ड हुआ है वो 15,000 का मिला है, तो ये हो गया 1,20,000। तो जो टोटल कैश हो गई अब होगी 2 लाख रुपए की। ठीक है, चलिए अब जरा बैलेंस शीट को टैली करके देखें। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट छूट रहा है। 10 लाख रुपए प्लस 5,09,000 प्लस 1,46,000 प्लस, so the balance sheet total is 25,55,000. Let me see from 25,55,000। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई मस्ट से, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। ओके।